अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल टाकरा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया कल होगा अहमदाबाद में, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। भारत अपनी होम कंडीशन में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगा और ये ताज किसके सर सजेगा। भारत दिफाई चैंपियन है, लेकिन न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट को कदरे बेहतर खेल रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि कल होने वाले टाकरे में कौन बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है और कल अहमदाबाद के उस लाखों की तादाद में मौजूद क्राउड के सामने कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर भी इस टूर्नामेंट में बात करेंगे कि दोनों टीमें इस टूर्नामेंट को अभी तक कैसा खेली हैं। और साथ में भारत जब अपने घर में खेलता है, बड़े टूर्नामेंट को खेलता है, तो वो उस फाइनल में पहुंचता है तो कैसे खेलता है। प्रेशर गेम है क्या, कौन किसको टैकल करने की सलाहियत रखता है, बॉलिंग किसके पास मजबूत है, बैटिंग किसके पास मजबूत है। तमाम सूरत हाल का जायजा लेंगे। एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 के कुछ खूबसूरत लम्हात यूफोन के ताउन से आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि आइए देखते हैं यूफोन सुपर 5। यूफोन के ताउन से यूफोन सुपर 5 आपने देखा और अब आगे बढ़ेंगे। एक जबरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उसका पहले तारुफ करवा देता हूं आपसे, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अपने तमाम तर मैचेस खेले श्रीलंका में, और श्रीलंका में हमारे कुछ सीनियर सहाफी दोस्त वहां पर मौजूद थे और आज वही दोस्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इस इवेंट को कवर करने के लिए वहां पर मौजूद थे। आपके साथ अबू बकर बिन तलत भी मौजूद हैं। अबू बकर कल भी हमारे शो में हमारे साथ हिस्सा थे और श्रीलंका में मौजूद रहे। अहमद कुरैशी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं तसलसल के साथ, और अहमद भी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का शुक्रिया। डिबेट ओपन करूंगा इस फाइनल टाकरे के हवाले से, लेकिन उसका मैं आगाज करूंगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड ओवरऑल T20 में। जब जब ये सामने आए हैं तो क्या सूरत आ रही है, दिखाइए जी। 30 मैचेस हुए हैं, इंडिया ने 18 मैचेस जीते हैं और न्यूजीलैंड सिर्फ 11 मैच जीत सका है। यानी कि यहां पर इंडिया का पलड़ा भारी है। आप दिखाइए, जब ये वर्ल्ड कप में सामने आते हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में सामने आते हैं, तो देन क्या होता है, वहां पर सब कुछ चेंज हो जाता है। इंडिया ने वर्ल्ड कप में एक भी मैच इंडिया ने न्यूजीलैंड से नहीं जीत रखा। यानी कि 3 मैचेस हुए हैं, 3 के 3 ही न्यूजीलैंड ने जीते हुए हैं और इंडिया एक भी मैच नहीं जीता वर्ल्ड कप में। तो अब फाइनल में क्या ये तसलसल रहेगा या नहीं रहेगा, इसी सवाल के साथ मैं चलूंगा। मोहित शाह साहब से आगाज करूंगा। शाह साहब, वंस अगेन आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, क्योंकि आप कोलंबो में मौजूद थे, वहां से रिपोर्ट करते रहे, सारा कुछ करते रहे। उस पर भी हम बात करेंगे कि वहां पर पाकिस्तान टीम ने कैसे परफॉर्म किया, क्या करती रही है। लेकिन जो स्टैट्स हेड टू हेड हमारे सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं कि तसलसल बरकरार रख सकती है न्यूजीलैंड की टीम कि भाई 3-0 चल रहा है अभी तक? देखिए लुकमान, ये जो बड़ा इवेंट होता है ना, मेगा इवेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो पीकिंग एट द राइट टाइम। कि वो टीम जो उस वक्त अपनी भरपूर और आला तरीन फॉर्म में होती है, वो ले जाती है। मैं आपको सच बताता हूं, ये आप पीछे पूरा अगर वर्ल्ड कप का जायजा लें, जितने जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उसमें ज्यादा ट्रेंड आपको ये नजर आएगा कि पीकिंग एट द राइट टाइम। ये नहीं है कि आप अगर पूल मैच आप अच्छा नहीं भी खेले, तो अगर आप सेमीफाइनल में, नॉकआउट में, फाइनल में जाके अच्छा खेलना शुरू हो गए, सेमीफाइनल में अच्छा खेलें, फिर फाइनल में आप उससे बेहतर खेलेंगे। मैं इसलिए कल न्यूजीलैंड को फेवरेट समझता हूं, और बिल्कुल मैं फेवरेट इसलिए समझता हूं 60 to 40% न्यूजीलैंड को इसलिए फेवरेट समझता हूं कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। वो कभी भी ये मौका जाने नहीं देंगे। वो बहुत मजबूत टीम है, और जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल खेला, क्या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। साउथ अफ्रीका वाज द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। उसको जिस तरह हराया, उसको जिस तरह टोटली डोमिनेट किया, और ऑल डिपार्टमेंट्स में उन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दिया। हालांकि वो फेवरेट थी इस टूर्नामेंट जी, फेवरेट थी, वही मैं कहता हूं, मोस्ट फेवरेट टीम। बाय दैट टाइम दे वर द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन वो टीम रही नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड इतनी जबरदस्त फॉर्म में आ गया। न्यूजीलैंड के ओपनर देखें, साइफर्ट देखें, एलन देखें, फिर नीचे उनकी एक क्रॉप ऑफ बैटिंग लाइनअप है जो हार्ड हिटर्स हैं सारे। और मैं नहीं समझता कि कल इंडिया के पास कोई ऐसा मुआवजा ही हो जाए कि इंडिया बच जाए। इंडिया को कल मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम ना सिर्फ फेवरेट है, न्यूजीलैंड की टीम दे आर स्ट्रांग फेवरेट, और बहुत अच्छा वो कल अब डिस्प्ले करने जा रही है। ये जरूर मैं आप कह रहे हैं कि ये जो तसलसल है वर्ल्ड कप वाला ये जारी रहेगा। मोहित शाह साहब ये कह रहे हैं, व्हाट्स योर टेक? अबू बकर बिन तलत, स्टैट्स कुछ ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड की फेवर में जा रहे हैं इन T20 वर्ल्ड कप। देखिए लुकमान, शाह साहब की बात पे ही थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए आईसीसी के इवेंट्स में काफ़ी, अगर थोड़ा सा पास्ट में भी चले जाएं,
कि ऐसा कोई सेमीफाइनल या फाइनल नज़र नहीं आ रहा है इंडिया का कि या इंडिया वन साइडेड हारा हो या वन साइडेड जीता हो। इस मैच में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनिश ही रही है, चाहे आप सेमीफाइनल उठा के देख रहे हैं, फाइनल उठा के देख रहे हैं। लास्ट अगर T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था उसको भी अगर याद रखा जाए तो इससे पहले जो वर्ल्ड कप T20 इंडिया में था, वेस्ट इंडीज़ ने जब इंडिया को हराया था वो भी बड़ा क्लोज्ड इनकाउंटर हुआ था। तो मैच तो बड़ा नेल बाइटिंग होगा। इन दोनों टीम्स में कॉमन ये है कि दोनों टीम्स बैलेंस साइड हैं। मतलब आप अगर बैटिंग भी उठा के देख लें, टॉप ऑर्डर में हार्ड हिटिंग उठा के देख लें, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा, देख आप लें। कह रहे हैं बैलेंस है, इस पर मैं बात करता हूँ कि किसके पास बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग। अच्छा, इनिशियली सबसे पहला कमेंट अहमद इस पर क्या होगा, क्योंकि मैंने जब हेड टू हेड सामने रखे हैं कि वहाँ पर शाह साहब कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है और उसका एक तसलसल आपको नज़र आएगा इंडिया में कल के मैच में। आप भी एग्री करते हैं इस चीज़ से कि न्यूजीलैंड इंडिया में इंडिया को हरा देगा? एक तो जो स्टैट्स हैं हेड टू हेड वो तो न्यूजीलैंड के फेवर में है, नो डाउट। अगर आप इससे पहले का टीम कॉम्बिनेशन देखें ना न्यूजीलैंड का थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो डिफरेंट T20 वर्ल्ड कप्स में रहा है, मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ T20। वरना उनके पास केन विलियमसन टाइप प्लेयर्स होते थे जो ज़्यादा हार्ड हिटिंग और इस तरह के बैट्समैन नहीं थे कि जिन पे आप ये एक्सपेक्ट करें कि उनका स्ट्राइक रेट हाई होगा। तो अभी आप देखें जिस तरह से फिल एलन की फॉर्म वापस आई है, टिम सैफर्ड की फॉर्म वापस आई है, तो उससे आप ये कह सकते हैं। और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि उनका तुक्का नहीं चलता। वो एक दफा अगर आईसीसी इवेंट में मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दें तो फिर वो अच्छे लेवल पे जाके एंड करते हैं। तो मैं इन दोनों से ये इस पॉइंट पे एग्री करता हूं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है और इंडिया कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक इंपैक्ट लेके जा रहा होगा कि हम सेमीफाइनल तो जीत गए लेकिन 250 करने के बावजूद सिर्फ हम 7 रन से जीते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल यानी कि इंपैक्ट वो कहीं ना चीज़ कहीं तो होगी होता है। शाह साहब उनके जहन में कि इतने ज़्यादा हमने टारगेट भी कर लिया, सेट बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड एक तरह से मैच निकाल रहा था और बिल्कुल क्लोज चला गया। लेकिन उससे पहले कि मैं इस सवाल पर जाऊं, मैं और स्टैट्स आपके सामने रखता हूं ताकि उस डिबेट को आगे बढ़ाएं। बैटिंग देखते हैं दोनों टीमों की, जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जिसने रन्स किए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से कौन है और भारत की तरफ से कौन है, जरा डिस्प्ले करें जी, दिखाएं। बैटर्स में इस वक्त फिन एलन है जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, 289 रन हैं उनके, 57 की एवरेज है। और बल्कि आप टिम सैफर्ड को दिखा रहे हैं, टिम सैफर्ड को नहीं, फिन एलन को दिखाना यार, वो उनके ज्यादा रन हैं भाई। टिम सैफर्ड के कहाँ ज्यादा रन हैं? आप ईशान किशान के ज्यादा हैं और फिन एलन के, पहले इनको दिखाएंगे तो फिर आगे चलेंगे ना हम। ये देखें 289 और 263, यानी कि ईशान किशान के 263 हैं, उसके 289 हैं। आप दिखा दें जो आप दिखाना चाह रहे थे पहले उसके टिम सैफर्ड के, क्योंकि उनके कम है। ये देखें, ये मतलब ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर सूर्या कुमार यादव हैं, उधर से टिम सैफर्ड हैं, इधर फिन एलन और ईशान किशान है। जी सर, बैट्समैन अगर देखा जाए बैटिंग यहाँ पर न्यूजीलैंड को मार्जिन हासिल है। फिन एलन भी अच्छा खेल रहे हैं, टिम सैफर्ड भी अच्छा खेल रहे हैं, ईशान किशान खेल रहे हैं अच्छा, लेकिन उस तरह से नहीं खेल रहे शायद जिस तरह से फिन एलन खेल रहे हैं। नहीं, इसमें देखें कोई शक नहीं है। जहां एक आजकल की T20 क्रिकेट है क्या, आजकल की T20 क्रिकेट है पावर हिटिंग। अगर आपके पास वो स्टफ है, वो आपके पास एनर्जी है कि जिसमें आप पावर हिटिंग कर सकें, क्योंकि ज्यादातर इंडिया की जब बात आती है ना जी, ज्यादातर आप देखें बैटिंग पिचेस हैं और बैटिंग इतनी ज्यादा टुवर्ड्स टिल्टेड टुवर्ड्स बैट्समैन कि वो सीधा आंखें बंद करके भी अगर एक अच्छा बैट्समैन है वो सीधा डाउन द लाइन भी खेले तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये मैं कह रहा हूं कि अगर देखें, अगर पिच जिस तरह प्लेस्टर पिच उन्होंने बनाई थी सेमीफाइनल में, वही पिच अगर आपको नजर आती है तो मैं नहीं समझता कि इंडिया का कहीं कोई चांस वहां नजर आता है, क्योंकि इनके पास पावर हिटर एक्सेप्शनल है। जहां आप बॉल सीधी आती है, बॉलर्स को इतनी ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिलती, वहीं मैं कहता हूं कि वो टोटली डोमिनेट करेगा। इसलिए मैं कल बहुत ज्यादा मार्जिन दे रहा हूं न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड ज्यादा फेवरेट है, 60% फेवरेट है, इंडिया 40% फेवरेट है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पावर हिटर्स बहुत अच्छे हैं। उस तरह के पावर हिटर हैं जो कि मैच का पांसा पलट सकते हैं, और वो हमने सेमीफाइनल में देखा। इंडिया का मैच तो बहुत क्लोज हुआ और क्लोज भी इस तरह हुआ, मैं तो कहता हूं कि वो इंग्लैंड को जीतना चाहिए था। वो इंग्लैंड क्यों नहीं जीता, उसमें भी वजूहात हैं, 3-4 ऐसी वजूहात हैं कि जो इंग्लैंड क्यों नहीं जीता। लेकिन यहां पे मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर फेवरेट है। इसलिए फेवरेट है कि उनके पास पावर हिटर डीप डाउन द लाइन, उनकी डाउन द लोअर और मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे उनकी बैटिंग जाती है और एक्सेप्शनल, दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। सबसे बड़ी बात होती है, हमने 92 का जो वर्ल्ड कप जीता, हमारी टीम बिल्कुल शुरू में कुछ भी नहीं थी, लेकिन स्लोली
वी पीक दैट टाइम एट द राइट टाइम और हमने वर्ल्ड कप फाइनल ले जीता। लिया। अच्छा अबू बकर, बैटिंग के दोनों का हम मुवाजना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ मैंने आपके सामने रखा जो इस टूर्नामेंट में अच्छे रन्स कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, दो उधर से प्लेयर्स, दो उधर से। आपके ख्याल में बैटिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप, यहाँ क्लोज मार्जिन है, बस आपको एक जैसी है लुकमान, दोनों के पास पावर हिटर्स उसी तरह ही हैं। मैं आई वाज अबाउट टू से कि ये टोटली पावर गेम होगी पावर प्ले के अंदर। अगर आप सेमीफाइनल भी उठाकर देख ले, नो डाउट के बहुत फ्लैट पिच थी, इंडियन बैट्समैन ने बहुत डोमिनेट किया, कमांड किया, स्पेशली आपके संजू सैमसन ने। लेकिन फ्लिप साइड पे इन्होंने बॉलिंग भी बहुत बुरी कराई थी इंग्लैंड ने, उनको बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया जिस तरह वो चाह रहे थे। वो डीप खड़े होते हैं, जितना वो डीप जा रहा था ये उतनी शॉर्ट बॉल्स उसको दे रहा था। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड उस तरह की टीम नहीं है, वो वर्किंग करके आती है स्टैट्स के ऊपर, और उनके पास जो स्टेटिशियंस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट करके आएंगे, वो इतनी आसानी से इनको रन नहीं बनाने देंगे। तो ये जो कॉन्टेस्ट है जो आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर दो अब देखना यह पड़ेगा कि इससे पहले सूर्या कुमार यादव ने बुमराह को थोड़ा सा होल्ड करके रखा और वो बाद में लेकर आता था कि अच्छा जब वो कोई मैं बड़ा बॉलिंग player पे आता हूँ, सूर्य कुमार यादव है मेरे पास, आप टेंशन ना लें, आपको उसकी फिक्र है। अच्छा अहमद, बैटिंग की अभी हम बात कर रहे हैं ना, चूंकि बैटिंग में आपको लगता है कि न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा है और इंडियन बैटर्स जैसे अभिषेक शर्मा थे और बहुत सारे नाम थे, लगता था यार ये टूर्नामेंट में, ये टूर्नामेंट से पहले डिस्कशन में थे, टूर्नामेंट में जो कि फरहान डिस्कशन में आगे, साहब फरहान पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इनके वो बैटर्स जिन पर ये बहुत ज़्यादा तकिया किए हुए थे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे इंडिया के, अभिषेक हो या बाकी एक दो और हों, तो डोमिनेट करेगा न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर उन कंडीशंस में आपके ख्याल में? देखें, कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में एक मैचेस होते रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लेकिन 250 रन्स नहीं हो रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन क्यों होना शुरू हो गए? क्योंकि इंडिया की टीम स्ट्रगल कर रही थी, और जाहिर है कि बीसीसीआई या आईसीसी, हाँ, अब उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फ्लैट विकेट्स वाला अपनी बायलैटरल सीरीज में किया हुआ था, और वहां उन्हें कामयाबी मिली हुई थी। वो आई गेस 4-1 से न्यूजीलैंड से सीरीज जीते थे। तो उन्होंने ये देखा कि यार अगर हम स्पिन बनाते हैं ट्रैक्स, तो वहां पे तो हम फंसते हैं, मर मर के मैच जीतते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं, हम फ्लैट ट्रैक्स बनाते हैं, उस पे खुल के खेलते हैं, हाई स्कोरिंग। फिर हमारे पास बुमराह और अर्शदीप या स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण वगैरह भी हैं जो रोक सकते हैं। अच्छा स्पेल निकल गया, उस हिसाब से तो वो ठीक चले हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल में आपने जो भी बैट्समैन के स्टैट्स दिखाए हैं, सूर्या या ईशान के, इससे ज्यादा अगर आप देखें तो इम्पैक्ट डालता है संजू सैमसन। देखें, एक इनिंग्स आए तो आप कह सकते हैं कि तुक्का इनिंग्स थी या इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट आ गई है, और उसने जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं वो बड़े प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। बॉल उसका मिडल हो रहा है, सिवाय एक जो हैरी ब्रूक ने उसका कैच छोड़ा, उसके अलावा उसने कहीं पे दोनों मैचेस में गलती की गुंजाइश नहीं की। तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल में जो संजू सैमसन है, उसका अगर आप एक मेजर चीज देखें तो वो फास्ट बॉलर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहा है एज कंपेयर टू स्पिनर। उसको क्योंकि फास्ट बॉलर हो जाता है, बॉल एक ओवर में 1-2 बॉल शॉर्ट अच्छा हो जाते हैं, लेकिन अब आपने अगर 4 बॉल्स अच्छी की हैं और 1-2 बॉल्स अगर आपसे शॉर्ट पिच हो गए, तो ऐसा बॉलर तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो इकोनॉमी तो आपकी डिस्टर्ब होगी, रन रेट डिस्टर्ब हो गया। तो उसको अगर टैकल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में इनके पास रविंद्रा भी है, सैटनर भी है, जो चले मैं उसकी तरफ आता हूं कि इनके पास है क्या क्या और उसको टैकल करना पड़ेगा, जैसे हमने बात की। तो अहमद ये कह रहे हैं कि संजू सैमसन को जो लास्ट 2 मैचेस हैं उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रही है दोनों में, क्योंकि उसको ओपनिंग दी गई है तो वो अब परफॉर्म करना शुरू हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे कि दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रेंथ का जायजा लेंगे कि कौन इस वक्त इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग के साथ चल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है बड़े टाकरे यानी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के हवाले से, और उसमें हमने दोनों टीमों की बैटिंग का थोड़ा सा जायजा लिया है कि बैटिंग स्ट्रेंथ कौन ज्यादा अच्छी रखता है और इस टूर्नामेंट को कौन अच्छा खेल रहा है। इसके साथ अब हम बात करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट की, दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट को कैसे खेला। स्टैट्स हैं कुछ आपके सामने रखते हैं और फिर अपनी डिबेट को ओपन करते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग साइड को देखा जाए तो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जसप्रीत बुमराह है और वरुण चक्रवर्ती हैं, इनकी ज़्यादा विकेटें हैं और इन्होंने अभी तक 8 मैचेस में 13 विकेट्स ले रखी हैं और इनकी इकॉनमी 8.85 की है। रविंद्रा हैं, 8 मैचेस में 11 विकेट्स हैं। और अब दिखाएं जी फास्ट बॉलर्स को दिखाएं, जसप्रीत बुमराह और साथ में मैट हेनरी को दिखाएं ज़रा। यहाँ पर 7 मैचेस 10 विकेट्स हैं बुमराह साहब की और इकॉनमी 6.62 की, यानी कि इकॉनमी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। मैट हेनरी जो हैं वो 8 मैचेस में 9 विकेट्स हैं और इकॉनमी 7.59 की है। तो यहाँ देखा जाए तो बॉलिंग में
जो सबसे ज़्यादा अभी तक विकेट्स हैं वो वरुण चक्रवर्ती के हैं। दोनों टीमों के बॉलर्स का अगर कंपैरिजन करें 13 विकेट के साथ वो लीड कर रहे हैं और 11 विकेट्स हैं रचन रविंद्रा की, और उसके बाद फिर बुमराह 10 विकेट्स हैं, मैट हेनरी 9 विकेट्स हैं, और यूं फिर नीचे चलता है सारा। शाह साहब, बॉलिंग की हम जायज़ा लें तो आपके ख्याल में दोनों की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट को कुछ स्टैट्स भी आपके सामने रख दिए ताकि थोड़ा सा हम इसको डिबेट को इस तरह से ओपन कर सकें। इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग नजर आ रही है आपको, या फिर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड बॉलिंग में कमजोर है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है इस टूर्नामेंट में? देखिए, न्यूजीलैंड ज्यादा जो खेलते हैं ना लुकमान, वो खेलते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम पे। हाँ। कल उन्होंने जरूर इनको ईशान किशन को और अभिषेक को उन्होंने पकड़ना है। किस तरह पकड़ना है? मैकॉनकी से पकड़ना है, ऑफ स्पिनर से पकड़ना है, या कोई और ऐसा तरीका लगाना है कि ये जो थोड़ा ऑफ स्पिनर से मैंने देखा है ये शेकी हैं, दोनों शेकी हैं। जो ऑफ स्पिनर की जब बात आती है, दोनों उस फ्लरी में नहीं खेलते, वो इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं होते जब ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट या किसी और टाइप ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट जाते हैं। तो उसका मैकॉनकी का एक शुरू में एक शायद इंपैक्ट हो सकता है। फिर क्या होगा, सैजू सैमसन की आपने बात की, जरूर उन्होंने उन पे वर्क किया होगा, और ये मैं आपको बताऊं कि ये इतनी आसानी से कल उनको रन नहीं बनाने देंगे। देखें, इंडिया जरूर चाहेगा कि एक और फ्लैट पिच हो, हाई स्कोरिंग मैच हो, हाई स्कोरिंग मैच हो, 250 रन बनाने वाली मैच हो, किसी तरह पहले बैटिंग करके फिर 250 का फटा लगा दें और इनको कहें कि जी आप चेस करो, और फिर बीच में 210 करा के इस तरह करके पकड़ लें इनको। लेकिन आप न्यूजीलैंड की तरफ देखें तो न्यूजीलैंड भी ज्यादा चांस मुझे ये लगता है। देखें, विकेट अगर स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, फटा विकेट होती है, तो हर टीम चाहती है कि हम पहले बैटिंग करें। तो न्यूजीलैंड ने अगर टॉस जीता तो वो भी बैटिंग करेंगे। अगर उन्होंने और अब इंडिया के पास विराट कोहली नहीं है कि आप चेस के लिए जाएं और विराट कोहली आपको निकाल के इंडिया ले पे जाए। प्रेशर आ जाएगा। हाँ। मैं ये समझता हूं अब इंडिया वो इंडिया नहीं है देखिए, सर। सबसे पहले बात है कि विकेट कैसी है। विकेट अगर प्लेसेड है जो इंडिया बनाएगा, मैं नहीं समझता कि इंडिया नहीं, जैसे अहमद भी बात बॉलिंग कर रहे हैं, फ्रेंडली जो लग रहा करेगा। है सर वो मेरे ख्याल में बैटिंग फ्रेंडली जी विकेट जी, बैटिंग फ्रेंडली होगी, और उस पे अगर न्यूजीलैंड की बारी आ गई तो फिर तो आप ये समझे कि इंडिया नजदीक भी नहीं आएगा। नजदीक भी आएगा। जो और मैं समझता हूं चेस में इस वक्त काफी ज्यादा ना वो मूड ऑफ हो जाता है इंडिया का, विराट कोहली माइनस विराट कोहली। अब वकील, व्हाट्स योर टेक बॉलिंग डिपार्टमेंट्स, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, आपके ख्याल में इंडियन बॉलिंग अच्छी जा रही है? लुकमान, बॉलिंग शायद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिस पे इंडिया को थ्रू आउट काम करना पड़ेगा। अभी इस इवेंट पे भी अगर देख लें, बैटिंग में वो इतना स्कोर बना जाते हैं, अगर बुमराह की कुछ इंडिविजुअल एक्सेप्शनल जो बॉलिंग या ब्रिलियंस जो होती है, समटाइम वो स्पेल अगर निकाल दें, या कभी कभी बीच में पांड्या की भी बड़ी अच्छी स्पेल लगती रही है, तो उसकी वजह से तो इंडिया की बचत हो जाती थी। लेकिन अगर लार्जर कैनवस में देखें तो इंडिया की बॉलिंग थोड़ा सा वीकर साइड पे रही है। आप इंग्लैंड की एग्जांपल उठाकर देख लें, इंडिया ने रन तो बना दिए थे, फटा पिच पे काफी 250 रन बना दिए, लेकिन खा भी तो लिए। तो एक शॉट अवे था इंग्लैंड के, अगर वो चाहते तो चेस कर जाते। बिल्कुल ऐसे उन्होंने आउट ऑफ स्किन खेला, लेकिन वो शायद कंपीट नहीं कर सके। इसी तरह न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बार बार मौका नहीं देती आपको मैच में वापस आने के लिए, चाहे ऑपोजिशन इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये जो बॉलिंग की वीकनेस है, 100% न्यूजीलैंड उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, चाहे उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। आप अगर बुमराह के स्पेल को रिस्पेक्ट दे के बाकी 16 ओवर्स को टारगेट अगर करें तो तब भी शायद मैच आप बना सकते हैं। और अगेन इंडिया के जो जीतने का पैटर्न है वो यही है, जिस तरह शाह साहब ने विन द टॉस जीते, आप फ्लैट पिचेस हों, ज्यादा स्कोर बनाएं, जितनी मर्जी पिचेस जो है वो फ्लैट हों। अगर आप नॉकआउट मैच खेल रहे हो तो आपको एक प्रेशर होता है, चेस के लिए जब जाते हैं तो आपके लिए एक बड़ा प्रेशर होता है, एक गलती आपको जो है ना ड्रेसिंग रूम में पहुंचा देती है, तो थोड़ा सा मार्जिन होता है। टॉस बड़ा क्रूशियल होगा, और जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं, अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है और एक 200 प्लस स्कोर वहां पे बना देता है, तो इतना आसान नहीं होगा। जितनी भी तगड़ी 7वें 8वें नंबर तक इंडिया की बैटिंग को आराम से नहीं बनाने देंगे। जी अहमद, बॉलिंग आपके सामने कुछ स्टैट्स भी रखे हैं और मजमूई तौर पर सारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। आपके ख्याल में बॉलिंग किसकी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जो आपको लगता है कि यार इस पिच पर इसके पास ये स्ट्रेंथ है, अगर इसको सही यूटिलाइज कर लिया ना तो ये सामने वाली टीम को पकड़ लेंगे? देखें, जो न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे वो नजर आती है, या जैसे उनका एक है थोड़ा सा। अब मैट हेनरी एक ऐसा है, हेनरी है, सब के सब नहीं। हेनरी एक ऐसा बॉलर है कि जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसकी बड़ी कुटाई भी लगी है इस टूर्नामेंट में। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि बुमराह की अगर आप देखें ना बॉलिंग, तो बुमराह ने अगर इंडिया को सेमीफाइनल जिताया, नो डाउट उसमें उसका मेजर रोल है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहा। एक मैच में अगर अच्छी बॉलिंग करता है तो अगले मैच में उसकी कुटाई भी लगती है। दूसरी चीज,
इंडियन टीम शायद T20 वर्ल्ड कप में या ओवरऑल दुनिया में ऐसी टीम है जो अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करने का रिस्क भी लेती है बड़े मैचेस में। और मुझे ऐसा फील होता है कि शायद वो अर्शदीप को बिठा के कुलदीप यादव को लेके आए। और हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इंग्लिश बैट्समैन होते हैं, मतलब इंग्लैंड के हो गए या न्यूजीलैंड हो गए, ये खास तौर पे चाइना मैन बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। अब अगर हल्का सा भी उनको फील हुआ कि टर्न है विकेट में, तो मुझे ये लगता है कि वो अर्शदीप को बिठा के जरूर खिलाएंगे कुलदीप को। और कुलदीप ऐसा बॉलर है जो बैट्समैन को फंसा सकता है। अब अगर हम आए न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तरफ, तो मेरे ख्याल में एक तो मैकेंजी, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला जो मैच था उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अच्छी बात उनके लिए ये है कि रचिन रविंद्रा उनको विकेट्स लेके दे रहा है। और अगर आप देखें ना, तो वो बड़े क्रंच मूवमेंट्स पे, जहां थोड़ा सा फील होता है कि पार्टनरशिप लगने वाली है, वो आता है और वो फिर इम्पैक्ट डालता है, वो विकेट लेके देता है। सलमान अली आगा होते तो वो कहते नहीं मैं इसको नहीं, वो फिर आखिर तक बचा के रखते। और आखिर के तक बचाने के चक्कर में अभी शायद न्यूजीलैंड के भी एक दो जर्नलिस्ट हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ बैठे होते, तो इनका भी उन्होंने कहा कि रोजे आराम से पाकिस्तान में जाकर गुजारे। शाहजाब, इसलिए तो सलमान आगा ने कोशिश की है कि आप इतने दिन उधर ना गुजारें यार, वापस आ जाएं। देखिए वो बड़ी अजीब बात है। देख अब इसलिए मैं गुस्सा हुआ था जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो गुस्सा हुआ था। बीइंग अ पाकिस्तानी आप फील करते हो यार कि हमारी टीम ऐसी नहीं है जिस तरह खेली। सॉरी टू इंटरप्ट, और ऑल द वे आप पाकिस्तान से श्रीलंका आए हो, गुस्सा डबल हो जाता है। और ये मैंने उनको क्वेश्चन कर दिया माइक हेसन से, मैंने कहा जी ये मतलब पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए था। आपने देखा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर सका अगेंस्ट जिम्बाब्वे, यही पे थी, यही हालात थे, यही सब कुछ था। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप चेस कर देंगे जितना भी टोटल हो? तो वो ये बातें, पिच रीड करना नहीं आई यार, पिच रीड नहीं करना आई, सिलेक्शन नहीं आई। इंग्लैंड के खिलाफ इब्रार को नहीं खिलाया, यहाँ पे उस्मान को 11वां ओवर जाके दे दिया। ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। अच्छा शाहजाब, आप लोग तो वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे ये बताएं, यहाँ खबरें दी जा रही हैं और खबरें आ रही हैं, हम भी पोस्ट पर बात कर रहे हैं, बाकी दोस्त भी बात कर रहे हैं कि जी सारा कुछ तो माइक हैसन करते रहे, सलमान आगा को तो कुछ पता ही नहीं था। आपके ख्याल में सलमान आगा साहब इतने ही मासूम थे कि मतलब एक बंदा कैप्टन है, लीड कर रहा है, उसे नहीं पता कि इंडिया की पार्टनरशिप लग रही है, मैंने एक बॉलर को विकेट ओवर दिया, उसने आते विकेट लिया है, लेकिन आपने उसको हटा दिया। उस्मान तारिक की मैं बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल ये माइक हैसन पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, ये नहीं होता जी। जब भी इस तरह का इंटरनेशनल मैच होता है, दोनों बैठते हैं, कोई और सीनियर प्लेयर है उसका भी एडवाइस लेते हैं, उससे भी सजेशन ले लेते हैं। लेकिन इन दोनों का शादाब का भी आ रहा है कि वो उसको माइक हैसन एज ए कैप्टन ही ट्रीट कर रहे थे। इन दोनों का कलेक्टिव डिसीजन था, ये एक डिसीजन नहीं था, इन दोनों का कलेक्टिव डिसीजन था। दोनों इस तरह के डिसीजन करते हैं। लेकिन बात यह है कि जी वहां पे हम अच्छा मैच बना सकते थे अगर हम पहले खेलते, अच्छा मैच बन जाता। या वो फिर उस्मान वाली बात है कि या उसको हम जल्दी में लेके आते, क्योंकि देखिए वो एक तरह का जल्दी में ले आए, लेकिन हम उसको बाद में उसको ओवर ही नहीं दिया सर, उसको हटा दिया। छोड़े ना, ये जब आप पावर प्ले में क्यों नहीं लेके आए? मारने दे ना जरा, देख लेते उस्मान को कितना मारते हैं वो। उसका तो प्रेशर था। जब अभिषेक की विकेट गिरी थी ना, वहां पे साथ इसको लाना था। ये अटैकिंग गेम जब तक आप नहीं करोगे, खासकर ऐसे मैचेस में, क्रंच मैच में, प्रेशर मैच में अटैकिंग गेम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा शाह साहब, आप लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि सलमान अली आगा ही कैप्टन रहेंगे और नेक्स्ट भी कोई टूर्नामेंट हुआ तो आप लोगों ने जल्दी वापस आना। देखिए अभी 2 साल हैं, अभी आप काम करेंगे इस पर। हाँ 2 साल हैं, बड़ा अभी ले दे नहीं है, बड़ी कुछ चेंजेस आपको नजर आनी है। में बहुत कुछ होता है। बड़ी 2 साल बड़े पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े होते हैं। सही हो गया। अबू बकर, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि यार ये खबरें आ रही हैं कि भाई सारा कुछ तो माइक हैसन ही कर रहे थे, कप्तान साहब मासूम थे। फिर ये भी आ रहा है कि शादाब खान से वो काफ़ी कंसल्टेशन करते थे, चीज़ें सेट करते थे, भाई जैसे वही कैप्टन है, उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था। तो आपके ख्याल में ये सही है कि हैसन साहब ही सारा कुछ कर रहे थे, बाकी सारे तो मेरे ख्याल में ऐसे मासूम बच्चों की तरह थे? देखिए कुमान, एक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम का कल्चर है या इन्वायरमेंट है ना, उसी को कैरी करके इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो टीम है, इस ड्रेसिंग रूम में भी वही कल्चर लाया गया। और ये जो कंफर्ट जोन है शादाब के साथ, सलमान अली आगा के साथ और कुछ 2-3 प्लेयर्स और भी हैं, माइक हैसन की जो ऑब्सेशन है, उसके पीछे रीज़न यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉन्डिंग है इनकी, ये वहाँ पर नज़र आती है हमें। और जैसा शाह साहब ने बात की, बिल्कुल क्लीन चिट आप सलमान अली आगा को नहीं दे सकते। जो भी प्लान्स बनते थे, प्रॉपर वहां पे कंट्रीब्यूशन था सलमान अली आगा का, और उसके बाद उनका काम था जो प्लान उन्होंने मिलके बनाया है ग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाने का।
अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है आउट ऑफ द बॉक्स या मैच में सिनारियोज बन जाते हैं जहां पे कैप्टन को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वहां पे हमें ऐसे लगा कि सलमान अली आगा बिल्कुल शल पे चले जाते थे। और माइक हैसन की जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, आपने विजुअल्स में भी देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर ब्रेक्स में आकर बहुत ज्यादा मशवरे भी देते थे, तो वो सलमान अली आगा का अगर कोई प्लान होता भी था तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता था। मोर और लेस इतना ज्यादा माइक हैसन की इन्वॉल्वमेंट जरूर मौजूद थी, लेकिन एज अ कैप्टन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, तो सलमान अली आगा स्टेप अप अगर चाहते तो कर सकते हैं। नहीं भाई, मुझे ये प्लेयर चाहिए या ये बैट्समैन चाहिए या ये बॉलर चाहिए, या फॉर एग्जांपल बाबर आजम को खिलाना है, नहीं खिलाना, अबरार को नहीं, मुझे इस मैच में चाहिए। तो अगर उन्होंने डिमांड ही नहीं की तो कैसे माइक हैसन जो है ना अपने डिसीजन को पीछे लेकर जाते। तो वो जो ये बात है सर, ये दादा पोते वाला वो सीन था, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मतलब इतना प्यार मोहब्बत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम T20 वर्ल्ड कप पर वापस जाएंगे, यानी कि इंडिया न्यूजीलैंड पर वापस जाएंगे। बहुत बातें होती हैं पाकिस्तान पर, थोड़ी सी और बात कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं वहां पर। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं हम ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के हवाले से। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया ये टाकरा है। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान की बात शुरू हो गई कि पाकिस्तान क्या करता रहा इस टूर्नामेंट में, और जो खबरें कुछ लोग तो कहते हैं ये खबरें बाकायदे तौर पर दी जा रही हैं, मतलब निकाली जा रही हैं ताकि इनको डिस्कस करो भाई, इस पर बात करो। लेकिन असल जो मुजरिम है, मुजरिम मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिम्मेदार जो है उनको बचाने की कोशिश हो रही है। अच्छा अहमद, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा मुख्तसर सा जुमला बोलें और उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँ इंडिया और न्यूजीलैंड मैच पर। अच्छा, ये जो माइक हैसन पे सारा ब्लेम डाला जा रहा है ना, इसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है। अगर आगा सलमान पे ब्लेम डाला जाए तो फिर ब्लेम उन पे आएगा जो आगा सलमान को लेके आए। और अगर आप माइक हैसन की सिचुएशन देखें और जेसन गिलिस्पी की सिचुएशन देखें तो दोनों की सिचुएशन सेम थी। अब जेसन गिलिस्पी ने तो सरेआम आकिब जावेद का नाम लिया है, और हम सब ये जानते हैं कि सलमान अली आगा की अपॉइंटमेंट में जो मेजर हाथ या मेजर रोल था वो कहीं ना कहीं आकिब जावेद का था। दूसरा, माइक हैसन जो है उसने आज नहीं तो कल वापस चले जाना है अपने मुल्क में। सलमान अली आगा ने भी इसी मुल्क में रहना है, आकिब जावेद ने भी इसी मुल्क में रहना है। तो अगर ब्लेम सलमान अली आगा पे आए, विच मीन्स कि आकिब जावेद पे आए, तो उनका सीवी या पोर्टफोलियो इफेक्ट होता है। तो आई थिंक भाई आपने एक ऐसे बंदे को कप्तानी सौंप दी थी जो फैसले नहीं ले पा रहा था, मतलब। बिल्कुल। तो अब आकिब जावेद साहब ने या इनका जो भी गठ जोड़ है, उसने ये अपनी जिद में, अना में, अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए एशिया कप में इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बावजूद ये जिद लगाई रही कि नहीं, इसी माइक हैसन से, इसी सलमान अली आगा से हम परफॉर्मेंस है ना। वो चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा पाकिस्तान चीखता रहा कि भाई स्क्वाड में एक दो तब्दीली कर लो, स्पिनर्स ऐड कर लो, उन्होंने नहीं किया। अब चैंपियंस ट्रॉफी में तो तब्दीलियों की वजह से ही आपने खमियाजा भुगता ना। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में आपकी टीम सीरीज जीत के आई, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, बैलेंस थोड़ा टूट गया था ना, ओपनर चला गया, साइम चला गया, ना बैलेंस को आपने विनिंग कॉम्बिनेशन जब खराब कर दिया तो परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे हाँ बात उसमें, अच्छा आकिब जावेद साहब भी जिम्मेदार हैं सारी परफॉर्मेंस की। जब कोई ऐसी परफॉर्मेंस होती है लुकमान, वहां सब जिम्मेदार होते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी एक, लेकिन एहतसाब भी तो होना चाहिए ना। शाह साहब आप भी इस पे, आप चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, आप एशिया कप ले लें, लेकिन ये साहब अभी अगर 2-3-4 वजूहात पूछते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट में, ये जबू अली की क्या बताएं सर, दो बता दें बस। वो मैं आपको सिंपल सी बात, T20 क्रिकेट जब गोरों ने हकी में पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, एशियन कंट्रीज डोमिनेट कर रही थी ना, बड़ी सुनने वाली बात जी जी जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल टर्फ लेके आ गए। आर्टिफिशियल टर्फ की रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई कि वो आपको जब आप फिजिक में बहुत पावरफुल हैं, आपकी लेग्स पावरफुल है, आपके आर्म्स पावरफुल हैं, वहां आप सर्वाइव कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वरना ट्रफ हॉकी में पाकिस्तान का जो डोमिनेंस थी ऑन ग्रास, वो डिफरेंट हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया ना। जहां अब T20 क्रिकेट जब लेके आए हैं, उनका मकसद ये था, हालांकि शुरू में ये थोड़ा टाइम लेते हैं, शुरू में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, नया स्टफ पीछे से आया, नए प्लेयर दुनिया ने पीछे से लेके आए, अच्छे क्वालिटी, स्ट्रांग हिटर, गुड हिटर्स। आप मुझे बताएं ना, फिल एलन की बात करें, स्टैफर्ड की बात करें, फिलिप्स की बात करें, इन सब की बात करें, जो स्ट्राइक रेट चेक करें, इन लोगों की स्ट्राइक रेट चेक करें, इनकी पावर हिटिंग देखें, इनकी जो हिट मारते हैं उसमें पावर देखें कि कितनी ज्यादा फोर्स है उसमें। सर उसके साथ साथ आप उनकी फिजिक देखें, बिल्कुल। हम लोग 60% वी आर फिजिकली फिट। आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। हम एमेच्योर की फिटनेस होती है ना, वो 60% होती है।
जो प्रोफेशनल एथलीट की सर हर स्क्वाड में उन्होंने 2-3 अनफिट प्लेयर खिलाए मैं होते मैं हैं। आपको बता रहा हूं, जो प्रोफेशनल एथलीट की होती है ना एक उसकी Fitness। वो ओवर 90% होती है। न्यूजीलैंड के आपको 90% प्लेयर्स की फिटनेस ओवर 90% मिलेगी। हमारे तकरीबन मेरा ख्याल है सबसे अगर स्ट्रांग प्लेयर देखें तो वो सब ज्यादा फरहान होंगे आप उनकी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज build जो है उसके मुताबिक बॉडी आप लैंग्वेज देखें। बता रही होती और है वो कि उन्होंने वो- परफॉर्म किया। ये हमारे में प्रॉब्लम है, ये चीजें ओवरकम करनी पड़ती हैं। कोई ये ओवर द नाइट नहीं होती। ये आपको 1 साल 1.5 साल लगता है, उस पे काम आज शुरू होगा तब जाके 1.5 साल में ये काम होगा। लेकिन करेंगे नहीं ना सर, शुरू बस कहाँ से न करेंगे? करें बस तो ये फिर results भी अब ऐसे देखिए हैं ना, ना। कैप बांट रहे हम हैं। चार देखें ऊपर नीचे एक तरीका आ गया ना। इवेंट्स में हम बाहर हो रहे हैं, बाहर अच्छा हो रहे हैं, वो बाहर साहब हो ये रहे एक हैं। तरीका आ गया ये पाकिस्तान तो नहीं क्रिकेट कभी हम एक को मैं कह और देंगे। अहमद तो इस पर काफी बात कर रहे थे, चूंकि आप लोग उधर बैठे हुए थे तो वहां पर अब कम ही हम आप आ रहा है इंट्रैक्शन इस तरह से। हमने तो काफी बात की है कि एक तरीका आ गया कि एक टूर्नामेंट हारो, 3-4 नए प्लेयर्स को पाकिस्तान की कैप दे दो, कहो जी ये देखो जी आगे और नए। साथ ये कहो कि इसकी गलती है, इसकी हाँ, गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। वो बस म्यूजिकल चेयर वाला हाँ, सिस्टम अब ये कैप दे देना पाकिस्तान, ये तजलील है ना यार कि हर बंदे को उठा के आप फौरी तौर पर कहते हैं आओ जी ये पाकिस्तान की शर्ट पहनो और आके खेलो, और फिर मंजन भेज देते हैं कि देखो हमने तो नए प्लेयर्स ले आए हैं। और भाई जो पिछले साल आपने किए थे या 2 सालों के अंदर नए प्लेयर ऐड किए थे, पहले उनका तो बताओ ना कि उनके साथ आपने क्या किया है। देखिए लुकमान, पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है हमेशा यार। से फेवरेटिज्म रहा है, और मैं बड़े अरसे से एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि नेशनल टीम की जो भी मैनेजमेंट है, विच इंक्लूड्स आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेज और आपका जो भी सपोर्ट स्टाफ है, ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए जिसके पास पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज का भी कोई ना कोई रोल हो। दिस इज़ अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इससे पहले आप आकिब जावेद की बात कर रहे थे, देखें एक लाइन ऑफ अप्रोच उनकी ये है कि जब वो लाहौर कलंदर्स में थे तो सबको पता है कि कौन से 2-3 प्लेयर्स हैं जिनके एंटी प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जाती थी। जब आप एक नेशनल लेवल पे आ जाते हैं और उसके बाद आप डिसीजंस भी ऐसे लेते हैं जो अगेंस्ट उनके अगेंस्ट जा रहे हों, विद ड्यू रिस्पेक्ट के हो सकता है उस टाइम उनकी परफॉर्मेंस या उन टीम में इंक्लूजन या बाहर रहना उनको सपोर्ट भी कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी कोच या ऐसा कोई भी चीफ सिलेक्टर जो किसी फ्रेंचाइज में भी अपने किसी रोल प्ले कर रहा हो तो वो कैसे फेवरेटिज्म नहीं करेगा? आप जो बात कर रहे हैं सही। वो देगा कैप्स, वो हर उस बच्चे को, हर सर उस प्लेयर ये को कैप देगा जो उसकी हाँ गुड बुक में आ जाएगा। एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि हम ना बार बार वही गलतियां रिपीट करके सीखते नहीं है। हम हारिस रऊफ को, हसन नवाज को, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको बगैर फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस के लाए, वो एक्सपीरियंस हमारा फेल हुआ। अब हमने फिर वो अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में वाला मुड़-मुड़ काम कर अपने रहे हैं। में। ठीक है जी, गाजी होरी दूसरे तीसरे, इन सब के पास सिर्फ एक परफॉर्मेंस या एक कोटा है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। अदरवाइज मैंने पहले भी मेंशन किया है कि महरान मुमताज के कोई 40-45 फर्स्ट क्लास लिस्ट रहे मैचेस हैं। कामरान उसको छोड़ गुलाम के- देखे ना सर यार। बिल्कुल, उसको आप छोड़ के आप साद मसूद को लेके आ रहे हैं जिसके फिर सिर्फ 3 सुफियान मैचेस मुकीम हैं। को और मुझे देखें मुझे आप, शाहजेब खान पे इतना अफसोस हुआ है। वो शाहजेब लड़का जो है। हाँ, ही इज अ ट्रू हिटर। और इतना जिसकी आप भी आपको जरूरत देखा है। था उसको 10 छक्के मारते हुए इंडिया के जब खिलाफ। एशिया कप में अच्छा उसने शाह जी, मैं सिर्फ एक सूर्यवंशी और वो दोनों डिस्कस हो रहे थे कि पाकिस्तान को ये मिला है और उनको सूर्यवंशी मिला है। अच्छा, पता है इसमें आपको? शाह उसको जी ऐसा इस्तीफा भी अच्छा है उसके लिए आप इस्तीफा भी प्रेसिडेंट फ्यूचर की कप- बात करें यूएस चला जाएगा वो। प्रेसिडेंट कप का हाईएस्ट रन गेटर है वो। हाँ, प्रेसिडेंट कप में उसने किया runs। हाईएस्ट रन गेटर है, 80 की एवरेज 80 की। वो बंदा कहीं नहीं है। अच्छा शाह जी, एक चीज मुझे आप भी जरा इसमें अपनी राय दें। मैं आगे जी, लुकमान जी। से बात कर रहा था, ये जो अभी हमने 4-5 ना यंग लोंडे लपाड़े सेलेक्ट किए हैं, इनमें से क्या किसी की भी परफॉर्मेंस सूर्यवंशी के लेवल की थी? नहीं थी ना। 150 करने हमारा- के बावजूद उन्होंने लेकिन उसको अभी तक मौका उसको नहीं बिठाया दिया। नहीं, हम उसको- इनको- उसको नहीं और लेके आए वो। शाह जी एक पॉइंट और ऐड कर दूं, अभी यही लड़के गए हुए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट यूएई में खेलने के लिए अबू धाबी में। हाँ। क्या परफॉर्मेंस थी इनकी? एक मैच भी ये जीते, नहीं ना। तो फिर आप किस बेस पे इनको लेके आए हैं ये टीम में? इन्होंने अच्छी बात की है, ये इन्होंने अच्छी बात की है। इनके सूर्यवंशी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी कैप नहीं दे रहे उसे। T20 भी आ रहे, 3 T20 आ रहे और एक हम वनडे भी आ रहे। हाँ। वनडे जो वो खेले, हम बिल्कुल। 4 मैच खेले, चारों के चारों आ रहे। मसला ये नहीं है, देखें आपको पहले सिलेक्शन का एक म्यार फॉर्मेट को देख के बनाना पड़ेगा। अब T20 फॉर्मेट के लिए आप वनडे का प्लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, वो वनडे में बहुत अच्छा है, T20 में वो शायद न चल सके। बिल्कुल। वो आप इस तरह की आप सिलेक्शन करें जो आपको समझ आए कि इसने जाके T20 में पाकिस्तान को सर्व करना है। नहीं कर रहे ये टीम भी, लेकिन मुझे सर सबसे अफसोस हुआ ये टीम जी, भी जी। देख के कि वो T20 फॉर्मेट वाली टीम नहीं है। जरूर टैलेंटेड प्लेयर है, मैं चलिए सर, है टैलेंटेड। बिल्कुल इस पर हम बहुत बात करेंगे। प्रेडिक्शन पर आते हैं, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? जी मैंने आपको कह दिया 60% न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हैं जी शाह साहब जी। अब अगर न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स। जी न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड हो गई भाई यहाँ पर। तो कल पता चलेगा, फिर मैं पूछूंगा इन तीनों साहिबान से कि भाई आप मुझे बताएं कि ये क्या हो गया है। इजाज़त दीजिए, कल फिर बात होगी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अख्ताम को, और कल फाइनल टाकरा होगा, फिर उसके बाद मजीद आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।